गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? चलो, सभी के हाल चाल बढ़िया ही होने चाहिए। ये इतने कलरफुल बच्चे कैसे बन गए मेरे? इतने अच्छे बच्चे थे। बच्चे कह रहे हैं होली ने हमारे चेहरे खराब कर दिए सर। इतनी सारी होली खेले को किसने कहा था? देखो, ये लाल कलर का बच्चा बैठा, देखो। ठीक है, ये देखो, ये मेहरून कलर का बच्चा। एक बच्चा तो भाई साहब सतरंगी 7-8 कलर अपने इस्तेमाल करके बैठा है। पता नहीं कैसे होली खेली है आपने, हद हो गई। मैं भी तो यार, मेरे भी तो कलर लगे थे, मैंने भी तो कलर उतार लिया। बट हाँ, उस दिन पता है मैं कितनी बार नहाया था होली के बाद? 4 बार। और मैं कल भी 2 बार नहाया हूँ। बच्चा कह रहा है हम तो एक बार नहाए हैं और वो भी फटाफट नहा के बाहर आ गए, तभी तो कलर नहीं उतरे। तो उतरो नालायको, इनको उतारो, कोई पहचान नहीं पाएगा। रात को छोटे छोटे बच्चे डर जाएंगे आपको देख के। हद हो गई, बताओ कैसे कैसे मिक्स कलर के बच्चे बैठे हुए हैं मेरी क्लास के अंदर। चलो इधर देखो ध्यान से। तो होली के मोड से वापिस आ जाओ। आज हमारी फाइनली जीएसटी की लास्ट अमेंडमेंट क्लास है, क्लास नंबर 4 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज के अमेंडमेंट क्लास में 2 टॉपिक हमें करने हैं। वैसे एक टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट है, दैट इज रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। और सेकंड टॉपिक जो हमारा एग्जामिशन का है ना, वो सीए इंटर वाले बच्चों के लिए रेलिवेंट है, और इवन सीएस प्रोफेशनल वाले बच्चों के लिए रेलिवेंट होगा, बट सीएस एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों के लिए रेलिवेंट नहीं होगा। ठीक है। और इवन एग्जामिशन में कोई अमेंडमेंट नहीं आई। सिर्फ उन्होंने कुछ डेट को एक्सटेंड कर दिया है। मतलब एग्जामिशन 2020 तक एप्लीकेबल थी, उसको 2021 तक एप्लीकेबल कर दिया है। बाकी एग्जामिशन में कहीं पर भी चेंज नहीं है। मतलब ना तो कोई नई एंट्री आई है, ना कोई एंट्री इन्होंने विड्रॉ की है। बस सिर्फ एक डेट को एक्सटेंड कर दिया, तो वो बिल्कुल बेकार की अमेंडमेंट है, एग्जाम के लिए इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है। मेन जो अमेंडमेंट है वो हमारी अमेंडमेंट है रजिस्ट्रेशन के चैप्टर की। ठीक है जी। अच्छा, इधर देखो ध्यान से। आओ जी, फिर अमेंडमेंट क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। एक बार अब यहाँ पे देखना जी, आज हमारी अमेंडमेंट क्लास नंबर 4 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इनकम टैक्स की रिवीजन क्लास ना 7 अप्रैल से आपकी आना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है। अब कई बच्चे कह रहे हैं सर वो 20 घंटे की डालोगे, 10-10 घंटे की 2 डालोगे? सर मैंने अपना टेलीग्राम चैनल पे पोल डाला था, और 65% से ज्यादा बच्चों ने कहा है कि सर डेली आप आना। मतलब उनको या तो डेली मुझे देखना अच्छा लगता होगा। वैसे तो मुझे मैं मेरा तो मन करता है मैं डेली आऊं, ताकि मैं आपके साथ डेली इंटरेक्ट करूं और डेली हम एक चैप्टर कंप्लीट करें। मेरे भी दिल की तमन्ना ये थी, आपके दिल की भी तमन्ना ही है। बट हाँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर लंबी लंबी मैराथन डाल दो। बट मुझे लगता है कि जो हम डेली बेस पे चैप्टर रिवाइज करेंगे ना बहुत बढ़िया तरीके से, वो लंबी मैराथन के अंदर वो काम नहीं बनेगा। तो मैं 7 अप्रैल से लेके 31 अप्रैल, 31 दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं, 30 अप्रैल तक, 7 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक पूरी फैमिली के सामने डेली आऊंगा। हर चैप्टर हम रिवाइज करेंगे, इनकम टैक्स का बहुत बढ़िया रिवाइज करेंगे, और सारी अमेंडमेंट्स दोबारा से कवर करेंगे रिवीजन क्लास के अंदर। मतलब जो मैंने अमेंडमेंट इनकम टैक्स की डाली हैं वो तो सिर्फ अमेंडमेंट्स है ना, अब जो हम करेंगे रिवीजन करेंगे। अब ये देखो, एक बच्चा कह रहा है यार काश सर जीएसटी की रिवीजन क्लास भी डाल दें यार। नालायको, जीएसटी की रिवीजन क्लास मैंने दोबारा बोल रहा हूँ, वो 18 घंटे की रिवीजन क्लास मैंने डाली हुई है। दैट इज मोर देन सफिशिएंट, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। बस जीएसटी की अमेंडमेंट साथ में देख लेना, और वो 18 घंटे की रिवीजन क्लास, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। बाकी इनकम टैक्स की कंप्लीट रिवीजन क्लास पूरे चैप्टर, चाहे वो एग्जीक्यूटिव के बच्चे हों चाहे प्रोफेशनल के बच्चे हों, 7 अप्रैल से यूट्यूब के ऊपर रेडी रहना। ठीक है। डेली आऊंगा 1.5-2 घंटे के लिए। एग्जीक्यूटिव वालों की टाइमिंग अलग होगी, प्रोफेशनल वालों की टाइमिंग अलग होगी। अब टाइमिंग क्या होगी, चैप्टर किस सीक्वेंस में हम रिवाइज करेंगे, इसकी वीडियो 3 या 4 दिन में यूट्यूब पे कंप्लीट डिटेल डाल दूंगा। ताकि कम से कम जब मैं रिवीजन कराऊं उससे पहले एक बार आप देख के आओ, उसके क्वेश्चन आप थोड़े बहुत देख के आओ। बाकी रिवीजन मैं सारी की सारी बढ़िया तरीके से करवा दूंगा। अब तो खुश हो? ठीक है। अब तो यही चाहते थे ना, तो और बोलो। अब मेरे को रिजल्ट चाहिए सर, ऐसे नहीं हाँ हाँ मत बोलो, मेरे को रिजल्ट चाहिए। और अगर आपका इस बार रिजल्ट नहीं आया ना सर, मेरा दिल बहुत दुखेगा। देखो सही बता रहा हूँ, अगर मैं इतना टाइम रिवीजन कराने पे लगाऊंगा, और पूरी यूट्यूब फैमिली के लिए, चाहे मेरे बच्चे हो चाहे आप रेगुलर बैच मुझसे लिया है या नहीं लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर फैमिली, यूट्यूब फैमिली का सिंगल सिंगल बच्चा, उसको मैं रिवीजन कराऊंगा यूट्यूब के ऊपर पूरे इनकम टैक्स की। ठीक है। तो आप उसकी टेंशन छोड़ दो, इनकम टैक्स की अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। ठीक है। चलो इधर देखो ध्यान से। आओ जी, फिर अमेंडमेंट क्लास स्टार्ट करते हैं। अब लास्ट अमेंडमेंट क्लास है, 15 से 20 मिनट की अमेंडमेंट है, ज्यादा लंबी अमेंडमेंट नहीं है। अच्छा, कस्टम में कुछ अमेंडमेंट आई हैं, उसकी एक अमेंडमेंट क्लास में बना के डाल दूंगा, एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल दोनों के लिए। ठीक है। अब वो 1 या 2 दिन में डाल दूंगा। तो कस्टम के अमेंडमेंट भी डाल दूंगा, एक क्लास में सारी खत्म हो जाएंगी। जीएसटी की लास्ट हो चुके हैं, इनकम टैक्स के अमेंडमेंट हम पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है। इधर देखो ध्यान से। अब जो मैं अमेंडमेंट स्टार्ट करवाने जा रहा हूं ना, अमेंडमेंट सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर हमारा है जी रजिस्ट्रेशन का। अच्छा, इस अमेंडमेंट को कराने से पहले एक बार मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताना, किस किस बच्चे ने दिसंबर 2020 की अमेंडमेंट क्लास देख ली है सारी?
जल्दी बताओ फटाफट से, किस किस बच्चे ने दिसंबर 2020 के एग्जाम में जो अमेंडमेंट्स आई थी वो सारी की सारी देख ली है? क्योंकि अगर वो अमेंडमेंट क्लास देख ली ना तो ये अमेंडमेंट बिल्कुल आसान है, और अगर वो अमेंडमेंट क्लास नहीं देखी फिर सबसे मुश्किल अमेंडमेंट जो होगी ना फिर वो ये वाली बन जाएगी। एक बार बताओ किस किस बच्चे ने देखी है? कई बच्चे ऐसे हैं नालायकों ने वो अमेंडमेंट देखी नहीं है, कई बच्चे कह रहे देखें। इधर सुनना आप ध्यान से, अब जिन्होंने देखी है उनको समझ में आएगी, जिन्होंने नहीं देखी एक बार हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि पहले वो अमेंडमेंट देख लेना, उसके बाद ये समझ में आएगी, उससे पहले ये अमेंडमेंट बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। बस ये पर ध्यान देना। इधर सुना ध्यान से, अब ये अमेंडमेंट आई क्या वो सुना ध्यान से। सर अगर आपको ध्यान आ रहा हो, जब हमने दिसंबर के अंदर जीएसटी पढ़ा था ना, तो आपको मैंने उस टाइम भी कहा था कि रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में गवर्नमेंट ने कॉन्सेप्ट लेके आई है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने गवर्नमेंट को परेशान कर दिया था। कैसे परेशान कर दिया था? फेक इनवॉइस काट के। मतलब कई सारी कंपनी शेल कंपनी खुल चुकी थी। शेल कंपनी का मतलब क्या होता है कि जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती बट वो कंपनी बन चुकी है, उसका एड्रेस गलत है, नकली इनवॉइस काट रही है, दूसरे वाला पर्सन उसका आईटीसी क्लेम कर रहा है और सारा काम करता जा रहा है। अब हुआ क्या, जब डिपार्टमेंट ने उस कंपनी को पकड़ा, जब उस कंपनी के एड्रेस पे गए वहां पे कोई रहता ही नहीं है। सर प्रैक्टिकल लाइफ में आपने कई बार देखा होगा, सीरियल के अंदर भी ऐसा होता है कि जब पुलिस वाले उस एड्रेस पे जाते हैं तो फेक नंबर होते हैं, फेक एड्रेस होते हैं। ये काम प्रैक्टिकल लाइफ में जीएसटी में चल रहा था। तो गवर्नमेंट ने वो सारा काम बंद करने के लिए दिसंबर के अंदर एक अमेंडमेंट की थी कि अगर किसी पर्सन को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना है उसको आधार ऑथेंटिकेट करना जरूरी है। मतलब अब बिना आधार नंबर के ना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ये अमेंडमेंट जो है दिसंबर 20 के अंदर आई थी। अब बच्चा कह रहा है सर फिर अब अमेंडमेंट क्या आई है? अब ये अमेंडमेंट निकल के आई है, कई लोगों के पास आधार था नहीं। अब सर एक बात मुझे बताओ, देखो ये मेरा आधार है, अब मैं फोटो नहीं दिखा रहा, आधार की फोटो गंदी होती है ना। ये देखो ये मेरा आधार है, ना तो आपको फोटो दिख रही है ना मेरा नंबर दिख रहा है। कई बच्चे पता लगे मेरा आधार यूज करके कोई फोन नंबर ले ले, नालायक बच्चे। तो ये मेरा आधार है, अब चेक करना सर। अब मान लो मेरे पास तो आधार है और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास आधार नंबर ही नहीं होगा, या आधार नंबर तो होगा बट वो देना नहीं चाहते। जैसे कई बच्चे मेरी क्लास में एडमिशन करवाते हैं ना, वो कहते हैं सर आधार नंबर मत लो क्योंकि हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो चली जाती है। अब कई लोग अपनी पर्सनल डिटेल शेयर नहीं करना चाहते, तो वो कहते हैं भैया कोई भी प्रोसीजर फॉलो करवा लो, मतलब कुछ भी फॉलो करवा लो, बस आधार नंबर मत लो। तो कुछ ऐसा तरीका निकाल दो कि जो लोग आधार नंबर नहीं देना चाहते उनका भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन पॉसिबल हो जाए। गवर्नमेंट उसके अंदर अमेंडमेंट लेके आई है। मतलब गवर्नमेंट अमेंडमेंट अब ये लेके आई है कि जो लोग आधार देना चाह रहे हैं, जो लोग आधार दे रहे हैं, उनका ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है तो उनको तो बहुत जल्दी 3 दिन के अंदर अंदर हम सर्टिफिकेट दे देंगे, वो जीएसटी में काम कर सकते हैं। बट जो लोग आधार नहीं देना चाहते, जो लोग आधार है नहीं देना चाहते, या जिनके पास आधार ही नहीं है, उनको अब रजिस्ट्रेशन मिल तो जाएगा बट थोड़े प्रोसीजर लंबे हो जाएंगे, थोड़े कंप्लाइंस लंबे हो जाएंगे। वो सारे कंप्लाइंस फॉलो करोगे तो आप भी जीएसटी में आ सकते हो। तो पहली बात तो मेरी फैमिली का बच्चा ये समझ ले, आज अगर कोई आपसे अभी ये पूछे कि क्या बिना आधार के जीएसटी में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा नहीं हो जाएगा, आंसर इज यस, हो जाएगा। अब ये अमेंडमेंट जो है रूल नंबर 8 और रूल नंबर 9 के अंदर आई है। तो आज की जो अमेंडमेंट क्लास करने जा रहे हैं वो अमेंडमेंट हमारी सेक्शन में नहीं है, सेक्शन में तो अमेंडमेंट ऑलरेडी दिसंबर के एग्जाम में आ चुकी थी। अब जो अमेंडमेंट आई है रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में, एक रूल नंबर 8 है, उसमें 4A उन्होंने अमेंड कर दिया और एक रूल नंबर 9 ऑलमोस्ट चेंज कर दिया। तो वो अमेंडमेंट को मैंने बिल्कुल सिंपल डायग्राम में कन्वर्ट करके आपके सामने दिखाऊंगा, उस डायग्राम को देख लेना। एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे जो मैं डेट्स बोलूंगा, टाइम लिमिट बोलूंगा, उस पर ध्यान देना। प्रोफेशनल वाले बच्चे पूरा प्रोसीजर ध्यान सुनेंगे क्योंकि उनके एग्जाम में क्वेश्चन कंफर्म बन सकता है। ठीक है नी? इधर देखो ध्यान से एक बार, अब यहाँ पे चेक करो, देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। देखो मैंने क्या लिखा है, लास्ट अटेम्प्ट के अंदर एक अमेंडमेंट आई थी, सेक्शन नंबर 25। सेक्शन नंबर 25 याद करो, 6A 6B 6C 6D ये नया इंसर्ट हुआ था। अगर आपको नहीं याद आ रहा, नोट्स आपके पास है, उस नोट्स में मैंने दिया हुआ है, आप नोट्स में चेक कर सकते हो। इस नोट्स में क्या लिखा हुआ था कि अगर कोई पर्सन ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड है उसको आधार कार्ड देना पड़ेगा, जो रजिस्टर्ड नहीं है वो फ्रेश करवाना चाह रहा है उसको भी आधार कार्ड देना पड़ेगा। अगर वो इंडिविजुअल है तो 25(6)(b) में कवर होगा, अगर वो अदर देन इंडिविजुअल होगा 25(6)(c) में कवर होगा। बट गवर्नमेंट ने कहा था कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको आधार कार्ड देने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। वो कौन होंगे? जो इंडियन सिटीजन नहीं होंगे। मतलब जो लोग इंडिया के सिटीजन नहीं हैं उनके पास आधार कार्ड होगा नहीं, उन्हें आधार कार्ड देने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, उस केस में सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। बाकी सब लोग जो होंगे उनको आधार कार्ड देना जरूरी है। बट मार्केट में फिर ये प्रॉब्लम आई कि अगर आधार कार्ड है बट मान लो ऑथेंटिकेट नहीं हुआ,
किसी वजह से मिसमैचिंग हो गई, या जिनके पास आधार कार्ड ही नहीं है उनका क्या होगा? तो गवर्नमेंट ने फाइनली अब अमेंडमेंट कर दी है कि अगर आधार कार्ड नहीं होगा तो भी आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उस केस में क्या करेंगे, हम पहले तुम्हारी फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे। भाई जो तुम कह रहे हो ना कि हमारा ऑफिस इस जगह पे है, तो ऑफिसर पहले तुम्हारे उस जगह पे आएगा, उस जगह को पूरा वेरीफाई करेगा। अगर वो जगह एक्चुअल में एग्जिस्ट करती होगी और सारा कुछ सही होगा तब तुम्हें सर्टिफिकेट मिलेगा, नहीं तो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो सर अब वो जमाने चले गए, आप नकली एड्रेस देकर नकली इनवॉइस काट के आईटीसी क्लेम करते थे, अब वो कॉन्सेप्ट नहीं है। इट मीन अगर आप आधार दोगे फिर तो सारा कुछ पता लग जाएगा, अगर आधार नहीं दोगे तो डिपार्टमेंट के ऑफिसर तुम्हारे बिजनेस के मतलब जो बिजनेस प्लेस होगा वहां पे आएंगे, उसको वेरीफाई करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, सब कुछ वेरीफाई करने के बाद फिर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, अदरवाइज सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जो बिजनेसमैन ये टैक्स की चोरी करते थे, टैक्स इवेजन करते थे, वो सारा खत्म हो चुका है। हाँ नो डाउट बिना आधार के रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, बट कंप्लाइंस आपके ज्यादा होंगे, उसके बिना आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, बस ये बात ध्यान देना। ठीक है जी, आओ जी अब एक बार चेक करते हैं। देखो जी, अब ये पूरा कंप्लीट डायग्राम मैंने बनाया है, इस डायग्राम को ना समझने की कोशिश करना। सीधो के बैठो। सर मैंने 15-20 मिनट मांगे आपसे, सिर्फ 15-20 मिनट इस डायग्राम को दे दो। अमेंडमेंट बिल्कुल छोटी सी है, बच्चों वाली अमेंडमेंट आसान है। मुझे समझाने में टाइम क्यों लगेगा? क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपने दिसंबर में अमेंडमेंट याद किया नहीं की। अगर दिसंबर के अमेंडमेंट याद नहीं है तो पहले एक बार वो देख लेना, तब ये समझ में आएगी। अगर वो देखी है फिर ये बिल्कुल आसान है। मैंने क्या बोला, अमेंडमेंट कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है? कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि आधार है तो सर्टिफिकेट जल्दी मिल जाएगा, आधार नहीं है तो भी सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके जो प्रोसीजर होंगे वो थोड़े से लंबे हो जाएंगे, बस ये पर ध्यान दो। देखो जब मैंने क्या लिखा हुआ है, अब रूल नंबर 8 और रूल नंबर 9 में चेंज किया है, वो देखो चेंज क्या आया जी। अब यहां पे ना सप्लायर की ना मैंने दो कैटेगरी बनाई है, एक तो केस नंबर 1 और एक केस नंबर 2। अब केस नंबर 1 ये बात कहना चाह रहा है, एक बच्चा कहता है सर, मैंने कहा हाँ, कहता सर मेरे फादर ना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, उनके पास आधार कार्ड भी है, तो क्या वो आधार के साथ करवा सकते हैं? मैं कहा बहुत बढ़िया बात है। अगर आपके पास आपके फादर के पास आधार कार्ड है और आपके फादर का आधार कार्ड जो है, जब आपके फादर आधार कार्ड जमा कराएंगे अगर वो ऑथेंटिकेट हो जाता है तो 3 दिन के अंदर अंदर आपके फादर को सर्टिफिकेट मिल सकता है, अगर आपके फादर ने जो एप्लीकेशन फाइल किया वो बिल्कुल सही है। बट अगर आपके फादर के पास आधार है बट वो आधार जमा नहीं करवाना चाहते, या आधार ही नहीं है, या उन्होंने आधार दिया तो था बट गवर्नमेंट करिए आधार हमें सही नहीं लग रहा, ये फेक आधार लग रहा है, उस केस में फिर क्या होगा? उस केस में आपके फादर का जो प्लेस ऑफ बिजनेस होगा वहां पे ऑफिसर आएंगे, उसकी वेरिफिकेशन करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, पूरे डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, उन सब के बाद पापा को सर्टिफिकेट मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। तो पहली बात तो ये समझ लो, पापा के पास आधार है उस केस में भी मिल जाएगा, आधार नहीं है वहां भी मिल जाएगा, ये बात ध्यान देना। देखो जी मैंने पहले केस में क्या लिखा, पहले केस नंबर 1 देखेंगे फिर केस नंबर 2 के पास आएंगे। केस नंबर 1 देखो, केस नंबर 1 में क्या जी, केस नंबर 1 कह रहा है फाइल रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन प्लस में आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्टेड। मतलब जब आपने, ध्यान सुना, जब आपने रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन फाइल की, किस फॉर्म के अंदर फाइल होती है? याद करो, जीएसटी REG 01। फॉर्म नंबर क्या है? जीएसटी REG 01। उस फॉर्म नंबर आपने मान लो फॉर्म नंबर फाइल किया और आपने ना ऑप्शन क्लिक कर दिया कि मैं आधार देना चाहता हूं, आपने ऑप्शन क्लिक किया आधार का। अब जैसे ही मान लो ये मेरा आधार है जी, ये मेरा आधार है, अब जैसे ही मैंने आधार की कंप्लीट इंफॉर्मेशन फाइल कर दी ना, अब दो केस होंगे, या तो ये आधार मेरा ऑथेंटिकेट होगा या आधार ऑथेंटिकेट नहीं होगा। आधार ऑथेंटिकेट कब होगा? अगर गवर्नमेंट को लगेगा बिल्कुल सही पर्सन का आधार है, ऑथेंटिकेट कर देगी, और अगर लगेगा सही पर्सन का आधार नहीं है, ये फेक लग रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? ऑथेंटिकेशन फेल कर देगी। अब गवर्नमेंट ये बात कहती है ऑथेंटिकेशन फेल होना, ये अप्रूव होने में ना 15 दिन का टाइम लगता है। अगर 15 दिन के अंदर अंदर तुम्हारी आधार ऑथेंटिकेशन अप्रूव हो जाती है, दोबारा सुनना, आपने एप्लीकेशन फाइल की, आपने ऑप्शन चूज किया कि मुझे आधार ऑथेंटिकेशन करवानी है, आपने आधार कार्ड की कंप्लीट इंफॉर्मेशन डाल दी, 15 दिन के अंदर अंदर अगर ये आधार कार्ड की ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली अप्रूव हो जाती है तो गवर्नमेंट कहती है फिर हम जो तुमने एप्लीकेशन फाइल किया उस एप्लीकेशन को हम चेक करेंगे, क्यों? अब तुम्हारा आधार सबमिट हो गया, बिल्कुल सही है, अब तुम अपनी एप्लीकेशन दिखाओ। अब जो तुमने एप्लीकेशन फाइल की होगी तो डिपार्टमेंट क्या करेगा? इस एप्लीकेशन को वेरीफाई करेगा। मान लो आपके फादर ने आधार जमा करा दिया, आधार बिल्कुल सही है, मैंने कहा आधार बिल्कुल ओके है, अब मैं इसको एक बार चेक कर लेता हूं। मैं डिपार्टमेंट हूं, आपके फादर ने ये इंफॉर्मेशन मेरे पास फाइल की, इसको मैं चेक कर रहा हूं। इस एप्लीकेशन में ना मुझे कुछ प्रॉब्लम लग रही है, मैंने कहा साहब आपने ना ये डिटेल गलत दी है, इसको सही करके मुझे दो।
या मैं क्या बोलूंगा, आपने जो एप्लीकेशन फाइल की है बिल्कुल सही फाइल की है, उसमें कोई गलती नहीं है। अब गवर्नमेंट कह रही है कि अगर आधार ऑथेंटिकेट हो गया और जो आपने एप्लीकेशन फाइल की है वो भी बिल्कुल सही है, तो 3 दिन के अंदर अंदर आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। यह बात ध्यान देना। देखो मैंने क्या लिखा हुआ है जी, आधार ऑथेंटिकेशन, बहुत ध्यान से। एक तो पहले नोटिंग बंद करो, नालायक। कई बच्चे नोटिंग में लगे हुए हैं। सर ये वीडियो यूट्यूब के ऊपर रहेगी, इसको पॉज करके आराम से नोटिंग कर सकते हो। ये समझते हुए नोटिंग करोगे, समझ में कुछ भी नहीं आएगा। ये कई नालायक बच्चे जो हैं सर मेरी बात सुनते नहीं हैं, एग्जाम में दिक्कत आएगी। पहले समझ लो, अगर एक बार समझ में आ गया तो नोटिंग में क्या, नोटिंग तो कभी भी कर सकते हो। बच्चा कह रहा अभी नोटिंग करूंगा, चाहे मेरा टाइम वेस्ट हो जाए, चाहे समझ में कुछ भी ना आए, इसको छोड़ो, पहले नोटिंग नहीं करनी पहले। अच्छा गुस्सा मत हुआ करूं, गुस्सा नालायकों मैं तभी हो रहा हूं कि देखो ये कई बच्चे बीच में ऐसे डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं ना, वो गलत बात है, तभी सर एग्जाम में दिक्कत आती है। पहले समझ लो, आराम से पोज कर करके नोटिंग करते रहना। नोटिंग में क्या दिक्कत है, नोटिंग तो आराम से हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली डन विद इन 15 डेज, 15 दिन में आपका सक्सेसफुली डन हो गया। अब दो केस होंगे, या तो एप्लीकेशन में कोई भी डेफिशिएंसी नहीं होगी या उसमें डेफिशिएंसी होगी। डेफिशिएंसी का मतलब क्या है कि जो आपने एप्लीकेशन फाइल किया उसमें कुछ गलती है। मैं ये मान रहा हूं कि आपके फादर ने जो एप्लीकेशन फाइल की उसमें कोई भी गलती नहीं है। देखो क्या लिखा है, ग्रांट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विद इन 3 डेज, मतलब 3 दिन के अंदर अंदर आपके फादर को आरसी मिल जाएगी। अगर आपके फादर का आधार ऑथेंटिकेट हो गया और इंफॉर्मेशन सारी सही है, 3 दिन के अंदर आपके फादर को आरसी मिल जाएगी। बच्चा कहता है सर कई बार हमने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है कि 3 दिन में ना आरसी आती नहीं है। तो शायद आपने फिर ये लॉ में कॉन्सेप्ट पढ़ा भी होगा। ये कॉन्सेप्ट तो मैंने क्लास में भी करवाया था कि अगर 3 दिन में आरसी नहीं आती तो आपके फादर को हम ये मान लेंगे डीम्ड रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब हम ये मान लेंगे कि आपके फादर का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, क्योंकि आपके फादर की सारी डिटेल बिल्कुल सही है। अगर 3 दिन में आरसी आ गई तो ठीक है, नहीं तो आपके फादर जो हैं वो डीम्ड रजिस्टर्ड पर्सन मान के जीएसटी चार्ज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो मैंने क्या लिखा है, इफ आरसी नोट ग्रांटेड विद इन 3 डेज देन डीम्ड टू बी रजिस्टर्ड प्रोविजन शैल अप्लाई। तो डीम्ड रजिस्ट्रेशन वाले जो प्रोविजन है वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। ये सारी बातें आपकी लिखी हैं। एक बच्चा कहता है सर, मैंने कहा हाँ, कहता सर मेरे फादर ने ना आधार ऑथेंटिकेट तो हो गया, उनके पास मैसेज आ गया कि आधार बिल्कुल सही है, बट मेरे फादर की एप्लीकेशन में कोई दिक्कत है। अब मेरे फादर क्या करेंगे, अगर आपके फादर ने जो एप्लीकेशन फाइल किया उसमें कोई दिक्कत है तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, डिपार्टमेंट क्या करेगी, आपके फादर को एक डेफिशिएंसी नोटिस इशू करेगी। किस फॉर्म नंबर में, जीएसटी REG03 फॉर्म नंबर याद करना है जी। गवर्नमेंट, ध्यान सुना, कौन इशू करेगा, गवर्नमेंट आपके फादर को एक डेफिशिएंसी नोटिस इशू करेगी। उसमें लिखेगी कि सर आपने इसमें गलती की है, हम आपको टाइम दे रहे हैं, इस गलती को सही कर दो तभी हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आपकी एप्लीकेशन जो है हम रिजेक्ट कर देंगे। देखो मैंने क्या लिखा है, अगर कोई डेफिशिएंसी मिलती है उस केस में क्या होगा, इशू ई नोटिस। ई नोटिस कौन सा, GST REG03 विद इन 3 डेज, मतलब 3 दिन के अंदर डिपार्टमेंट नोटिस इशू करेगा। और आपको देखो क्या लिखा है, क्लैरिफिकेशन गिवन बाय एप्लीकेंट इन फॉर्म GST REG04 दैट इज विद इन 7 डेज, मतलब 3 दिन में डिपार्टमेंट नोटिस इशू करेगा, 7 दिन में आपके फादर को रिप्लाई करना पड़ेगा, इसको सही करना पड़ेगा। अब अगर आपके फादर इस एप्लीकेशन को सही कर देते हैं और आपके फादर ने जो क्लैरिफिकेशन दी अगर मैं उसे सेटिस्फाइड हूं, तो आपके फादर को सर्टिफिकेट मिल जाएगा 7 दिन के अंदर। जब से आपके फादर ने क्लैरिफिकेशन दी है उसके 7 दिन में आपके फादर को सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर 7 दिन में सर्टिफिकेट नहीं मिला तो आपके फादर को डीम टू बी रजिस्टर्ड मान लेंगे, आपके फादर जीएसटी में आ जाएंगे। बट आपके फादर के एप्लीकेशन में कोई गलती है, मैंने कहा इसको सही करो और क्लैरिफाई बताओ, क्लैरिफिकेशन दो, ये आपने गलती क्यों की है। आपके फादर ने क्लैरिफिकेशन दी, वो सेटिस्फाइड नहीं है, वो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, तो फिर क्या होगा, आपके फादर के एप्लीकेशन को इनवैलिड करार दे दूंगा, चाहे आपके फादर का आधार ऑथेंटिकेट क्यों ना हो गया था। मतलब आधार एक जस्ट छोटा सा रूप है, ऐसा नहीं है कि पापा ने आधार दिया, आधार ऑथेंटिकेट हो गया तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा। नहीं 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 सर, एप्लीकेशन के साथ आधार ऑथेंटिकेट करा दोगे तो सर्टिफिकेट जल्दी मिल जाएगा। अगर एप्लीकेशन के साथ आधार नहीं दोगे सर्टिफिकेट तो भी मिलेगा बट थोड़ा लेट मिलेगा। तो देखो यहां पे मैंने क्या बिला है, एक बार देखो दोबारा सीक्वेंस देखो जी। पहला केस क्या हो गया, वेबसाइट के ऊपर जाओगे, एप्लीकेशन REG01 फाइल करोगे, साथ में ऑप्शन चूज करा आपने कि मुझे आधार देना है, आपने ऑप्शन चूज किया आधार देना है, आधार आपने दिया, 15 दिन में आधार आपका ऑथेंटिकेट हो गया। फिर डिपार्टमेंट, फटाफट से बोलते रहो क्या करो,
याद करो, फिर डिपार्टमेंट क्या करेगा, एप्लीकेशन वेरीफाई करेगा। दो केस होंगे, या तो सही होगी या गलत होगी। अगर एप्लीकेशन सही है 3 दिन में सर्टिफिकेट मिल जाएगा, नहीं मिलेगा डीम्ड मान लेंगे आप रजिस्टर्ड हो चुके हो। अगर इसमें कोई गलती है तो डिपार्टमेंट 3 दिन में क्या करेगा, एक डेफिशिएंसी नोटिस इशू करेगा जीएसटी REC 03 के अंदर। आपको 7 दिन में रिप्लाई करना पड़ेगा 04 के अंदर। 7 दिन में रिप्लाई कर दिया। अब जो आपने रिप्लाई किया, दो केस होंगे, या तो डिपार्टमेंट उससे सेटिस्फाइड होगा या डिपार्टमेंट सेटिस्फाइड नहीं होगा। अगर डिपार्टमेंट उस रिप्लाई से सेटिस्फाइड है तो जब आपने क्लैरिफिकेशन दी उसके 7 दिन में आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और अगर 7 दिन में सर्टिफिकेट नहीं मिला तो यह मान लेंगे डीम्ड आप रजिस्टर्ड हो चुके हो। बट अगर आपकी उसमें डेफिशिएंसी एप्लीकेशन में और आपने जो क्लैरिफिकेशन दी उससे डिपार्टमेंट सेटिस्फाइड नहीं होता तो आपकी एप्लीकेशन को हम रिजेक्ट करार दे देंगे। गवर्नमेंट ये बात कहती है। तो देखो जी, यहां पे क्या लिखा है, आपको मैं दिखाता हूं। देखो जी, अगर पीओ इज नॉट सेटिस्फाइड विद क्लैरिफिकेशन देन रिजेक्ट एप्लीकेशन। देखो ये बात यहां पे लिखी है। तो सर जो आप अमेंडमेंट पढ़ोगे ना, अगर आप अमेंडमेंट नोट से अमेंडमेंट पढ़ोगे, बेयर एक्ट की लैंग्वेज पढ़ोगे तो आपके तोते उड़ जाएंगे। आपको समझ में कुछ आएगा ही नहीं है लिखा क्या है। बट जब मैं पहले इस डायग्राम से समझाऊंगा, इस डायग्राम के बाद आप एग्जाम्पल देख लेना, आपको सर मजा ही आ गया। तो जो ये बेयर एक्ट की अमेंडमेंट है उसको सिंपल लैंग्वेज में, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में इस डायग्राम के अंदर मैंने कन्वर्ट कर दिया। और अगर इस डायग्राम को आप ध्यान से रीड कर लोगे, एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से बन जाए, मैं गारंटी दे रहा हूं मेरी फैमिली का बच्चा सिंगल गलती नहीं करके आएगा। बस आपके दिमाग में इमेज क्रिएट होनी चाहिए कि हाँ भाई ये केस हम कौन सा कर रहे हैं। ठीक है, अब मुझे फटाफट से बोल दो केस नंबर 1 हमने कौन सा किया जी, जल्दी बोलो। केस नंबर 1 हमने कौन सा किया है? केस नंबर 1 हमने ये किया है कि हमने एप्लीकेशन डाली, आधार ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन चूज किया और आधार ऑथेंटिकेट हमारा हो भी गया विद इन 15 डेज। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, ये सारी बातें हमारी निकल के आ गई। अब बच्चा कहता है सर मेरे पापा ना मेरे साथ बैठे हैं, वो भी ना अमेंडमेंट क्लास देख रहे हैं, उनको भी ना अमेंडमेंट देखना अच्छा लगता है, तो मेरे फादर बिजनेसमैन है। वो कह रहे यार अपने सर से पूछ कि मैंने आधार का ऑप्शन चूज तो किया था और मैंने आधार की डिटेल भी भरी थी, बट आधार ऑथेंटिकेट हुआ नहीं 15 दिन के अंदर अंदर। या पापा कह रहे हैं मैंने आधार था बट आधार जमा ही नहीं कराया। या पापा के पास सर आधार ही नहीं था। उस केस में क्या होगा, मैं करी केस नंबर 2। मतलब केस नंबर 2 में 3 केस निकल के आ रहे हैं कि या तो आधार ऑथेंटिकेट नहीं हुआ 15 दिन के अंदर, आपने आधार दिया ही नहीं है होने के बावजूद भी, और अगर आधार ही नहीं है उस केस में क्या होगा, वो तीनों केस आपके केस नंबर 2 के अंदर आएंगे। देखो री मैंने क्या लिखा है, फाइल रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्टेड, आपने ऑप्ट किया था बट आधार ऑथेंटिकेशन फेल्ड विद इन 15 डेज, वो फेल हो गया 15 दिन के अंदर। या एप्लीकेंट नोट ऑप्टेड फॉर आधार, आपने आधार ऑप्ट ही नहीं किया, आपने कहा मुझे आधार देना ही नहीं है, मेरे पास है फिर भी आधार नहीं देना। या अगर आधार ही नहीं है तो बात ही खत्म हो गई। तो देखो क्या होगा, अब गवर्नमेंट कहती है विवेक इस केस में तुम्हारा आधार तो हमारे पास आया नहीं है, तुम्हारा आधार हमारे पास आया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो तुमने एप्लीकेशन फाइल किया उसको हम चेक करेंगे। अगर एप्लीकेशन में कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि आधार तुमने दिया नहीं है, जो तुमने एप्लीकेशन फाइल की है अगर उसमें कोई भी गलती नहीं है, देखो क्या लिखा है, नो डेफिशिएंसी इन एप्लीकेशन, तो हम क्या करेंगे, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इस बार के अमेंडमेंट है। फिर हम तुम्हारी फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे जो तुम्हारा प्लेस ऑफ बिजनेस है। मतलब तुम ये जो कह रहे हो ना कि सर मेरा ऑफिस पटेल नगर में है, मेरा ऑफिस राजस्थान में है, जयपुर में है, महाराष्ट्र में है, कहीं पर भी है, मतलब जहां तुमने ऑफिस हमें बताया हमारे ऑफिसर वहां जाके वेरीफाई करके आएंगे कि तुम्हारा ऑफिस वहां पे है भी या नहीं है। क्योंकि जो हम आजकल हम देख रहे थे, कई शेल कंपनी बन चुकी थी, वहां पे कुछ होता था नहीं, खाली जंगल पड़ा है, तुमने एड्रेस दे दिया वो, और डिपार्टमेंट कभी चेक करने गया नहीं था। क्योंकि सर डिपार्टमेंट कभी चेक करने जाता नहीं था, जो आपने बोला वो डिपार्टमेंट ने मान लिया। अब डिपार्टमेंट कहता सर आप तो सच्चे हो गए, सच्चे इंसान, उन्हें क्या पता कि हम झूठे इंसान हैं। उन्होंने बात मानी, उसने इनवॉइस काटना स्टार्ट किया, अगले 90 से क्लेम करना स्टार्ट किया, प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गई, मिसमैचिंग होना स्टार्ट हो गई। तो गवर्नमेंट ने कहा भैया अगर तुमने आधार नहीं दिया, अगर तुमने आधार नहीं दिया और तुम्हारी एप्लीकेशन सही है, तो हम तुम्हारी फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे प्लेस ऑफ बिजनेस की। उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स होंगे ना, जो तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स होंगे उसको भी हम फिजिकल वेरीफाई करेंगे। अब देखो आगे क्या लिखा है, अगर सब कुछ सही चल रहा है तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट विद इन 21 डेज, अदरवाइज डीम्ड रजिस्ट्रेशन। मतलब वैसे तुम्हें अगर तुम्हारा आधार ऑथेंटिकेट हो जाता
और तुम्हारी एप्लीकेशन बिल्कुल सही होती तो वैसे तुम्हें 3 दिन में सर्टिफिकेट मिल जाता, अब तुम्हें मिलेगा 21 दिन के अंदर। तो एग्जीक्यूटिव के फैमिली का बच्चा ये ध्यान दे, अगर आधार दिया, ऑथेंटिकेट हो गया, एप्लीकेशन सही है, उस केस में 3 दिन है। आधार मैंने दिया ही नहीं या आधार दिया ऑथेंटिकेट नहीं हुआ बट एप्लीकेशन सही है तो भी 21 डेज लगेंगे आने में, ये बात ध्यान देना। और अगर 21 दिन में नहीं आया तो डीम्ड रजिस्टर्ड मान के काम हो जाएगा। एक बच्चा कहता है सर पापा कह रहे हैं कि मैंने आधार दिया ऑथेंटिकेट नहीं हुआ, या आधार दिया ही नहीं और एप्लीकेशन में भी कोई गलती है, तो फिर क्या होगा? फिर पता क्या होगा? फिर वही डेफिशिएंसी नोटिस इशू होगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फिर REC03 के अंदर डेफिशिएंसी नोटिस इशू होगा जी विद इन 21 डेज। यहाँ पे टाइम लिमिट है 21 दिन की, यहाँ पे टाइम लिमिट है 21 दिन की, वहां पे टाइम लिमिट क्या थी? 3 दिन की थी। जहां पे आधार ऑथेंटिकेट हुआ था वहां टाइम लिमिट 3 दिन की थी, यहाँ पे 21 डेज की है। आप फिर क्लैरिफिकेशन दोगे जी GST REC4 के अंदर 7 दिन के अंदर। अगर PO सेटिस्फाइड है, अगर वो सेटिस्फाइड है तो फिर 7 दिन में सर्टिफिकेट मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो डीम्ड मान लेंगे, और अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो आपकी एप्लीकेशन जो होगी वो रिजेक्ट हो जाएगी। बस ये बात ध्यान देना। तो मेरी फैमिली का सिंपल सिंपल सा प्रोविजन, बस ये ध्यान दे मेरी फैमिली का हर बच्चा कि सर देखो 2 केस निकल के आ रहे हैं, मैं आपको ना, देखो कई बच्चे कह रहे हैं भैया सर क्रक्स कब बताएंगे, हम बस क्रक्स सुन लेंगे, बाकी डिटेल की बातें तो छोड़ दो, क्रक्स बता दो सर क्रक्स क्या है। तो सुन लो, क्रक्स सुन लो। रटने वाला बच्चा अब एक बात ध्यान देगा जी, अब उनकी बारी आ गई है जी। रटने वाला बच्चा अब एक बात ध्यान देगा, मैंने 2 बातें बोली हैं, 2 बातें बोली है। माइंड में एक इमेज क्रिएट करना अपने पापा की, ठीक है? आपके फादर साहब ने GST में क्या करवाना है? रजिस्ट्रेशन। 2 केस होंगे, पापा ने आधार दिया, हेलो इधर देखो ध्यान से, पापा ने आधार दिया ऑथेंटिकेट हो गया 15 दिन के अंदर, एक केस तो ये हो गया। पापा ने आधार दिया ऑथेंटिकेट नहीं हुआ ये, या आधार ही नहीं हुआ, सेकंड केस ये। अब गवर्नमेंट कह रही है पहले बात करते हैं आधार दिया ऑथेंटिकेट हो गया। तो अगर आधार ऑथेंटिकेट हो गया 15 दिन के अंदर अंदर, 2 केस होंगे। जो एप्लीकेशन दी है वो या तो सही होगी या गलत होगी। अगर ये सही है सर्टिफिकेट मिलेगा 3 दिन में, और अगर नहीं मिला तो डीम्ड मान लेंगे आपको मिल गया। अगर ये एप्लीकेशन सही नहीं है तो 3 दिन में डेफिशिएंसी नोटिस इशू करेगा डिपार्टमेंट REC03 के अंदर। 7 दिन में RE04 में आप रिप्लाई करोगे, अगर वो रिप्लाई सेटिस्फाइड है तो 7 दिन में सर्टिफिकेट मिल जाएगा, नहीं तो डीम्ड मान लेंगे आपको सर्टिफिकेट मिल गया। और अगर ये क्लैरिफिकेशन जो आपने दी है वो सेटिस्फाइड नहीं है डिपार्टमेंट को लगता है, तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है। और दूसरा केस जी, आधार दिया ऑथेंटिकेट नहीं हुआ 15 दिन में, या आधार दिया ही नहीं, उस केस में क्या होगा? 2 केस होंगे। आधार तो आपने दिया नहीं है, बात करो एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन सही है, सब कुछ सही चल रहा है, तो आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन होगी प्लेस ऑफ बिजनेस की और डॉक्यूमेंट की, दोनों की वेरिफिकेशन करने के बाद 21 दिन के अंदर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। और अगर सर्टिफिकेट नहीं मिला तो डीम्ड मान लेंगे आपको सर्टिफिकेट मिल गया। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है। और अगर एप्लीकेशन में कोई भी दिक्कत है तो डेफिशिएंसी नोटिस इशू करेंगे, आप उसका 7 दिन में रिप्लाई करोगे। अगर रिप्लाई सेटिस्फाइड है तो 7 दिन में सर्टिफिकेट मिलेगा, अगर रिप्लाई सेटिस्फाइड नहीं है तो एप्लीकेशन क्या हो जाएगी? रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है? तो जो बच्चे प्रैक्टिकली ऑफिस में काम कर रहे होंगे ना, उनको ये बच्चों वाली बातें लग रही होंगी, उनको लग रहा होगा हाँ सर प्रैक्टिकली हम ये काम करते हैं। और जो बच्चे ऑफिस में काम नहीं कर रहे, जो थियोरटिकल समझ रहे हैं, उन्हें थोड़ा बहुत मुश्किल लग रहा होगा, उन्हीं के लिए मैंने डायग्राम बनाया है। अदरवाइज अगर आप प्रैक्टिकली काम कर रहे होते ना, अगर मैं बेयर लॉ पढ़ाता तो भी समझ में आ जाता। बट आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका भी ऑफिस कभी वो गए नहीं होंगे, ऑफिस स्टार्ट नहीं होगा, तो उनके लिए मैंने डायग्राम बनाया कि अगर आप इस डायग्राम को भी देख लोगे तो बिल्कुल आसान बन जाएगा जी। ठीक है? तो अब जाके यहाँ पे इस डायग्राम को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ जी। पहले मैं यहाँ तक पोज कर रहा हूँ, पहले मैं यहाँ तक पोज कर रहा हूँ जी, यहाँ तक रख रहा हूँ। एक बार इसको आराम से नोटिंग कर लेना। ठीक है? पोज करके ये सारा नोट डाउन कर लेना जी। ठीक है? उसके बाद फिर थोड़ा सा ऊपर आ रहा हूँ जी, ये लो मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ जी, यहाँ पे रुक गया। अब यहाँ पे पोज करना, आराम से लिखना जी, आराम से पोज करके। नोटिंग में पूरा टाइम लो जी, बस समझने पहले बात आनी चाहिए समझ में, फिर बात करेंगे नोटिंग की। ठीक है जी? यहां तक हो गया? लो जी, अब यहां तक होने के बाद ये लो, अब यहां तक आपका लास्ट है जी। RC का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। एक बच्चा कह रहा है RC का मतलब क्या होता है? दैट इज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये डेज याद करने पड़ेंगे एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों को तो खास तौर पे, क्योंकि उनके एग्जाम में MCQ क्वेश्चन बनते हैं, भर भर के डेज बनेंगे जी। प्रोफेशनल वाले बच्चे पूरा प्रोसीजर ध्यान देंगे, पूरा प्रोसीजर, क्योंकि उनके एग्जाम में 5 नंबर में क्वेश्चन बनेगा, आपको पूरा लिख के आना पड़ेगा।
कि अगर आधार है तब क्या होगा, आधार नहीं है तब क्या होगा, वो सारी बातें आपको इसी डायग्राम फॉर्म में अगर आप लिख के आओगे तो भी नंबर मिलेंगे, अगर छोटे छोटे पैराग्राफ फॉर्म में लिख के आओगे तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, बट आपके दिमाग में एक डायग्राम क्रिएट होना चाहिए जो हमने क्लास में किया है। ठीक है, लो जी, अब जाके ये हमारी अमेंडमेंट थी जी रजिस्ट्रेशन की। ठीक है, अब मैं एक बार फटाफट से 5 मिनट लगा के रिवीजन लास्ट टाइम करवाना चाहता हूं, फिर एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे जा सकते हैं, प्रोफेशनल और सीए इंटर वाले बच्चे बैठे रहेंगे। उनको मैं एग्जाम्शन के 2-3 एग्जाम्शन की डेट चेंज हुई है वो डेट मैं चेंज करवा दूंगा, फिर हमारी अमेंडमेंट सारी खत्म हो जाएंगी। कस्टम की एक अमेंडमेंट हमारी बैलेंस बचेगी, उसको मैं डाल दूंगा, और 7 तारीख से इनकम टैक्स की रिवीजन करने जरूर आना। जितने मैक्सिमम दोस्त लेके आ सकते हो सबको बोल देना चाहिए, क्योंकि सर इस बार हम दोबारा से हिस्ट्री क्रिएट करेंगे, बहुत बढ़िया रिवीजन करेंगे, हर कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। बट हाँ, पहले आपने डिटेल में एक बार जरूर पढ़ाओ, क्योंकि अगर डिटेल में नहीं पढ़ा तो सर मैं गालियां सुनना नहीं चाहता। इतनी मेहनत करने के बाद भी कई बच्चे नालायक ऐसे गालियां देते हैं मेरे को, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उनको ये नहीं पता भैया रिवीजन करा रहा हूं। तो प्लीज एक बार आपने पहले डिटेल में अगर पढ़ा हुआ है तब कोई दिक्कत नहीं, अगर डिटेल में नहीं पढ़ा तो प्लीज एक बार पहले घर से पढ़ के आना, फिर हम यहाँ पे रिवीजन करेंगे। ठीक है, आओ जी फटाफट से रिवीजन करते हैं। अब जो आज हमने अमेंडमेंट की है, अमेंडमेंट कौन सी की है, रजिस्ट्रेशन की। मैंने क्या कहा था कि लास्ट टाइम अमेंडमेंट आई थी आधार के बिना आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, अब गवर्नमेंट के लिए मिल जाएगा, प्रोसेस थोड़ा लंबा होगा, मिल आपको जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सबसे पहला केस निकल के आ रहा है कि अगर किसी पर्सन के पास आधार है, उसने आधार का ऑप्शन चूज किया, आधार जमा करवा दिया, 15 दिन में वो ऑथेंटिकेट भी हो गया। अगर ऑथेंटिकेट हो गया तो फिर आपका चेक करेंगे एप्लीकेशन, अगर सही होगी या गलत होगी। अगर सही है 3 दिन में सर्टिफिकेट मिलेगा, नहीं मिलेगा डीम्ड मान लेंगे। अगर सही नहीं है तो डेफिशिएंसी नोटिस इशू करेंगे, किस फॉर्म में, REC 03 के अंदर, कितने दिन में, 3 दिन में। आप रिप्लाई करोगे किस फॉर्म में, 04 में, कितने दिन में, 7 दिन में। ये सारी बात हमारी कंप्लीट हो गई। फिर ये सारी बात कंप्लीट होने के बाद ना गवर्नमेंट कहते हैं अगर तुमने जो क्लैरिफिकेशन दी अगर वो सही है फिर तो मिल जाएगा सर्टिफिकेट 7 दिन में। अगर क्लैरिफिकेशन सही नहीं होगी, जो तुम्हारी एप्लीकेशन होगी उसको हम रिजेक्ट कर देंगे, तुम्हें दोबारा से एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। हाँ, अगर तुमने आधार ही जमा नहीं कराया या आधार जमा कराया बट 15 दिन में ऑथेंटिकेट नहीं हुआ, उस केस में क्या होगा, फिर जो तुमने एप्लीकेशन फाइल की है अगर वो सारी सही है, उस पर कोई भी डेफिशिएंसी नहीं है, तो डिपार्टमेंट तुम्हारे प्लेस ऑफ बिजनेस में जाएगा, उसको वेरीफाई करेगा, डिपार्टमेंट तुम्हारे डॉक्यूमेंट जाके चेक करेगा, सारी बातें करने के बाद फिर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा 21 डेज में। अगर नहीं मिला तो डीम्ड मान लेंगे आपको मिल गया। बट अगर एप्लीकेशन में कोई भी डेफिशिएंसी है तो डिपार्टमेंट डेफिशिएंसी नोटिस इशू करेगा, 7 दिन में आप उसका रिप्लाई करोगे। रिप्लाई अगर सही होगा तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा 7 दिन के अंदर, अगर रिप्लाई सही नहीं होगा तो फिर ये क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। ये सारी बातें हमारी यहाँ पे निकल के आ रही है। ठीक है, तो ये सारा डायग्राम आपके सामने है। उम्मीद करूंगा आपको अमेंडमेंट जो है सिंपल तरह समझ में आ चुकी होगी। अमेंडमेंट में मुश्किल कुछ भी नहीं है, बट कुछ बातें आपको बस ध्यान में रखने वाली है। ठीक है जी, चलो जी, अब एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे जा सकते हैं, बाय बाय करके जाएं और लाइक करके जाओ नालायक को। ये देखो 2-3 बच्चे डिसलाइक करके जान के भाग गए, पाप लगेगा, पाप लगेगा, आपको ध्यान रखना। ठीक है, जो बच्चे मेरे को बताते नहीं ना मैंने गलती किया फिर भी डिसलाइक करते हैं, उन्हें पाप लगेगा, ध्यान रखना। ठीक है, प्यार देके जाना अपना। चलो इधर देखो ध्यान से। अब यहाँ पे मैं मान रहा हूं जी CS प्रोफेशनल वाले बच्चे बैठे हैं और CA इंटर वाले बच्चे बैठे हैं। एग्जाम्शन के चैप्टर में एंट्री नंबर 19A, एंट्री नंबर 19B और एंट्री नंबर 19C। एक 19C जो है ये तो नई ऐड हुई है, 19C एक नई ऐड हुई है, आपकी बुक में नहीं दी होगी, आपके मॉड्यूल में भी शायद नहीं दी होगी, उसको चेंज कर लेना। और 19A और 19B में चेंज बस इतना सा आया है कि पहले ये 2 एग्जाम्शन जो थी ना वो 2020 तक एप्लीकेबल थी। मतलब ये एग्जाम्शन देखो लिखा था ना, नथिंग कंटेन इन दी सीरियल नंबर शेल अप्लाई आफ्टर 30 सितंबर 2020, अब वो 21 हो चुका है। मतलब अब ये दोनों एग्जाम्शन जो हैं वो 30 सितंबर 2021 तक एप्लीकेबल है। अब इंटर के अंदर शायद पेपर कुछ क्वेश्चन MCQs बनते हैं, उसमें आ जाए कि डेट कहां तक है। प्रोफेशनल में अंदर चांस ही नहीं है, क्योंकि प्रोफेशनल के अंदर गोले भरने वाले क्वेश्चन बनते नहीं हैं, तो आपके एग्जाम में मुझे नहीं लगता आएगी। हाँ इसलिए आ सकती है कहीं कुछ बच्चे ये सोच के न बैठ जाए कि अब तो ये एंट्री खत्म हो चुकी है। एक बच्चा कह रहा है यार डेट तो बता दी बट ये एग्जाम्शन थी किसकी, याद करो ट्रांसपोर्टेशन की थी। देखो ये क्या लिखा हुआ है, सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय एयरक्राफ्ट, सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय वेसल।
अगर गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन बाय एयर हो रही है उस केस में क्या होगा, बाय वेसल हो रही है उस केस में क्या होगा। तो ये एग्जम्पशन जो थी 30 सितंबर 20 तक थी, अब ये 21 तक हो चुकी है, सिर्फ ये चेंज आया। और जो नई एग्जम्पशन आई है एंट्री नंबर 19C, देखो वो क्या है, सैटेलाइट लॉन्च सर्विस सप्लाइड बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आज जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, आज जो सैटेलाइट लॉन्च करता है, आपको पता होगा आर साइंटिस्ट जो है काफी सारे सैटेलाइट डेली बेस पे लॉन्च कर रहे हैं। और आप सोच के बोलना सर, अभी पीछे काफी सारे सैटेलाइट लॉन्च की थी जब मोदी जी वहां पे गए थे। अब सोच के बोलना उस टाइम ना ये सर्विस एग्जामिशन में कवर नहीं थी, बट गवर्नमेंट ये बात समझती थी कि सर्विस एग्जाम इस पे टैक्सेबल नहीं करेंगे, बट एग्जामिशन में लिखा नहीं था। तो गवर्नमेंट ने फाइनली वो अब लिख दिया कि भैया अगर सैटेलाइट लॉन्च सर्विस है, मतलब सैटेलाइट को लॉन्च किया जा रहा है उसकी जो सर्विस होगी ना, और ये लॉन्च कौन कर रहा है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो डिपार्टमेंट का रिसर्च सेंटर है वो इसको लॉन्च कर रहा है। उस केस में जो भी अमाउंट होगा ना उसके में कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो सिंपल सी बात, बस ये ध्यान देना, आज अगर कोई सैटेलाइट लॉन्च सर्विस है सप्लाइड बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो उस केस में कोई भी जीएसटी कलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि अब एंट्री 19C इंसर्ट हो चुकी है और 19A और बी में क्या हो चुका है, 2020 की जगह 2021 कर लेना, बाकी सारी बातें सेम है। ठीक है, बताओ ये चेंज था। तो अगर ये चेंज आप वैसे भी पढ़ लेते तो भी आपका हो जाता, बट हाँ कई बच्चों को ये रहता कि सर ने एग्जामिशन का चैप्टर छुड़वा दिया। कई बच्चे होते हैं नालायक होते हैं, वो बोल देते हैं अरे भाई सर ने एग्जामिशन की अमेंडमेंट नहीं कराई, वो पढ़ते नहीं अमेंडमेंट क्या है, बस वही देख लेते हैं एग्जामिशन के चैप्टर में कुछ अमेंडमेंट आई है, अब बताना 20 की जगह अगर 21 कर दिया तो इसको मैं अमेंडमेंट काउंट नहीं करता जी। और जो एंट्री नई इंसर्ट की है उसमें क्या है, सैटेलाइट लॉन्च की सर्विस, वो जो गवर्नमेंट ने एग्जामिशन लिस्ट में डाल दिया उस पर कोई भी जीएसटी कलेक्शन नहीं होगा, ये नई सर्विस डाल दी है जी। ठीक है, बाकी सारी एंट्री सेम है जो आपने पहले पढ़ी है, वही सेम एज इट इज एप्लीकेबल होंगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। ठीक है, लो जी फाइनली अब जाके हमारी फिर अमेंडमेंट सारी कंप्लीट हो जाती हैं। आपकी जीएसटी में सारी अमेंडमेंट्स कंप्लीट हो चुकी हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, कोई अमेंडमेंट हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो बैलेंस नहीं बची। ठीक है जी, तो ये नोट्स आपके पास हैं, टेलीग्राम पे हैं। दोबारा बोल रहा हूँ, दिसंबर वाली अमेंडमेंट पहले देख लेना, उसके बाद ये 4 अमेंडमेंट देखोगे, सारी अमेंडमेंट्स आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। कस्टम में एक क्लास आपकी अमेंडमेंट की आएगी, छोटी मोटी अमेंडमेंट्स हैं उसको मैं सारी कंप्लीट कर दूंगा एक क्लास में, तो कस्टम की एक अमेंडमेंट क्लास के लिए वेट करना। बाकी सारी अमेंडमेंट्स हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं डिटेल में विद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ठीक है, चलो जी फाइनली अब मैं मिलूंगा जी बीच में 1 से लेकर 7 तारीख के बीच में 1-2 वीडियोस डालूंगा, फिर 7 तारीख से डेली मिलूंगा आपको इनकम टैक्स की रिवीजन कराने के लिए, प्रोफेशनल और एग्जीक्यूटिव दोनों बच्चों के लिए। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान दो, अपनी फैमिली का ध्यान दो। उससे पहले 7 तारीख से पहले कंप्लीट इनकम टैक्स फटाफट से रिवाइज खुद कर लो, अमेंडमेंट्स एक बार देख लो, ताकि जब रिवीजन हम करें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो फिर बाकी मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास मेरी। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद। एंड सच्ची में बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना प्यार देने के लिए, और इस फैमिली को बढ़ाते रहो बस। अब जल्दी से ना मेरा आंखें तरस रही हैं इस फैमिली को 1 लाख का देखने में, वो तब होगा जब आप सपोर्ट करोगे। मैं अपनी पूरी जान लगा रहा हूं सर, लगाता रहूंगा, जब तक आप सपोर्ट नहीं करोगे फैमिली हमारी बढ़ेगी नहीं। ठीक है, उम्मीद करूंगा आप मेरा पूरा साथ दोगे। ठीक है, वंस अगेन जय हिंद जी, गॉड ब्लेस यू, लव यू सो मच, बाय बाय।